मैं विजय कृष्ण भाई साहब आपके पास आ रहा हूं सीधे, इसलिए मैं एक एक आंकड़ा इसलिए भी रख दूं क्योंकि थोड़ा बातचीत में आसानी रहे, और वो लगेगा कि आउट ऑफ कंटेक्स्ट आंकड़ा है, लेकिन मैं फिर भी रख रहा हूं। 2019 के इलेक्शन में लोकसभा में बीजेपी को तकरीबन 23 करोड़ वोट मिले थे, 37%, और कांग्रेस को उसके बाद 2 नंबर पे करीब 12 करोड़ वोट मिले थे, और फिर सीधे टीएमसी आई थी जिसको 2.5 करोड़, 2 करोड़ 40 लाख या 2 करोड़ 50 लाख, और आम आदमी पार्टी को 27 लाख वोट मिले थे पूरे हिंदुस्तान में। ये बात मैं आंकड़ा इसलिए कह रहा हूं कि जब ये बात कही जा रही है तो इसमें शरद पवार जी ने एक बात बहुत साफ साफ कही। उन्होंने कहा भाई एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन जाए, उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो जो लोग अपनी अपनी बात रख लें और उसके बाद उस पर कर लिया जाए बात। लेकिन मुझे लगता है उस सीएमपी की जो पहली कंडीशन होनी चाहिए वो तो यही होगी ना कि आप बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। क्योंकि एक चीज मैं करके विजय कृष्ण जी आपसे भी समझना चाहूंगा कि ममता बनर्जी जी, अगर आपको याद हो जब अपना स्टेट इलेक्शन जीती प्रचंड बहुमत के साथ, तो उन्होंने एक नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस बना, उन्होंने कहा यूपीए इज इररिलेवेंट, उन्होंने एक नया फ्रंट बनाने की कोशिश की। प्रशांत किशोर साहब बंबई गए, शरद पवार से मिले, मीटिंग किए, कांग्रेस को जो जो नेता, जहां त्रिपुरा में सुष्मिता देव जी को तोड़ा, ललितेश्वर पति त्रिपाठी को यूपी से ले गए, गोवा से किसी को लेके आए, कुछ कुछ इधर उधर किया गया। कहना मुझे यह है, क्या ये प्री कंडीशन है कि आप बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? पहली चीज तो ये कंडीशन हो, क्योंकि बाकी चीजें तो फॉल इन प्लेस हो सकती है। विजय कृष्ण साहब। जी आनंद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं शरद जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूँगा, देखिए, जो पहले तो आपने जो वो केरल की बात कही कि विजयन साहब ने कहा कि क्यों 18 दिन राहुल जी केरल में है और 2 दिन यूपी में। सबसे मैक्सिमम सीटें उनकी केरल से पिछली 2019 के इलेक्शन में थी। तो कोई भी आज जो कांग्रेस की स्थिति है, तो कांग्रेस को जिन स्टेटों में गेन करना है वहां उसको दूसरी स्ट्रेटेजी होगी, और जहां उसको अपनी मेंटेन करनी है पोजीशन वहां दूसरी स्ट्रेटेजी होगी। तो पहले तो उनको केरल में उचित, भाई अपने नंबर्स भी तो उनको बढ़ाने हैं। तो केरल की स्थिति में 15 सीटें वो हाईएस्ट उनका है हर स्टेट में, मतलब केरल स्टेट में, तो वो तो चाहेंगे कि वो उनका मेंटेन रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ जो आपस में लड़ाई है वो कम्युनिस्ट और कांग्रेस में है, वहाँ तो अभी बीजेपी का कुछ है नहीं। तो वो विजयन साहब को ये है कि अब तो ले दे के उनके पास वही एक स्टेट भी बची है। तो ऐसा ना हो कि लोकसभा में तो ठीक है कि कांग्रेस ले जाए, लेकिन कल को जब विधानसभा इलेक्शन होगा तो अगर कांग्रेस उसमें इसी तरह से इमर्ज होकर आती रही तो उनके लिए भी तो संकट अस्तित्व का पैदा हो जाएगा। तो उसके लिए उनका ये रिएक्शन स्वाभाविक रिएक्शन है। दूसरा, जो आपने कहा था कि उन्होंने अमित शाह जी को निमंत्रण दिया, बुलाया, ये मुझे लगता है ये दोनों का ये है नहीं, मेल मिलाप होने वाली बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये इंडिकेट करने की जरूरत है, कुछ थ्रेट देने की जरूरत है कि देखिए हम ऐसा भी कुछ सोच सकते हैं, करेंगे तो नहीं वो, और चुनाव के पहले कतई नहीं करेंगे कि फिर दोनों के अस्तित्व पे वहां किरण में खतरा हो जाएगा। और एक बात बताएं, विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ तो कम्युनिस्ट और बीजेपी दोनों साथ रह भी चुके हैं। जो शरद जी ने अभी थोड़ी देर बाद पहले कि अभी ये डिटरमाइन करना मुश्किल होगा, तो हकीकत ये है कि दोनों लोग पहले भी रह चुके हैं। तीसरी चीज जो आपने ममता बनर्जी की तरफ की आनंद भाई, कि उन्होंने उस समय जब वो थम्पिंग मेजॉरिटी से जीत के आई तो उनका उत्साह भी चरम पर था, और उनको ये लगा कि कांग्रेस बुरी तरह से अब खत्म हो गई है, तो अब हम क्यों नहीं उस जगह को ऑक्युपाई करते हैं। और उनका एम्बिशन भी हो गया कि हमारी लीडरशिप में एक नया फ्रंट बने, क्योंकि वो कांग्रेस को मान के चलती थी कि काऊ बेल्ट में, हिंदी बेल्ट में कांग्रेस पूरी तरह इररिलेवेंट है, और जो साउथ के स्टेट हैं, चाहे वो आंध्रा हो, तेलंगाना हो, तो अगर सब लोग उनके साथ मिले तो वो एक पोजीशन उनकी हो सकती है। लेकिन उसकी हवा नीतीश कुमार जी ने खुद ही निकाल दी जब उन्होंने कहा कि विदाउट कांग्रेस, विदाउट लेफ्ट, कल्पना भी नहीं की जा सकती है किसी फ्रंट की। दूसरा, एक चीज और बताऊं, इस पूरे विपक्षी एकता की धुरी इस समय चाहे या अनचाहे नीतीश कुमार जी बन गए, और वो कहीं ना कहीं जो हम लोगों की भी सूचना है कि नीतीश कुमार और राहुल गांधी की अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लियर हो चुकी है आपस में, और वो उधर भारत यात्रा पे निकले हैं, ये सब भारत जोड़ो पे निकले हैं, और ये विपक्षी जोड़ों पे निकले हुए हैं। तो ये क्लियर है उसमें। इसीलिए आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी की कुछ दिन कोई भी रिएक्शन नहीं आया,
लेकिन अब ममता बनर्जी बीजेपी के साथ इस समय जा नहीं सकती। अंत में उनको जब कुछ नहीं हुआ तो बाद में उन्होंने 3-4 दिन पहले बयान दिया कि नीतीश कुमार हमारा और हेमंत सोरेन का मोर्चा बनेगा। ये बात नीतीश कुमार हेमंत सोरेन नहीं कह रहे, ये ममता बनर्जी कह रही है। ये लोग नहीं कहे, इनका स्टैंड क्लियर है कि नहीं, विदाउट कांग्रेस संभव नहीं है कोई। अब उनकी वो कहीं छटपटाहट भी है। और जिसको आप बता रहे थे कि ललितेश्वरपति त्रिपाठी वो ले गई, तो ले गई इसलिए कि उनको ये उस समय था कि यूपी में हमको अपना थोड़ा सा बढ़ाना है स्पेस। लेकिन यूपी में अभी भी तृणमूल का मतलब जीरो छोड़ दीजिए, -0 में है, कहीं कुछ है नहीं। और कांग्रेस तो यूपी में जो संकट है कांग्रेस का, जो सबसे बड़ा ये है कि या तो अकेले लड़े या तो अखिलेश के साथ अलायंस हो। अगर अखिलेश के साथ कांग्रेस का अलायंस होता है, और उसमें देखिए कांग्रेस की कमजोर स्थिति है, तो ये भी सही है कि अखिलेश बहुत ज्यादा सीटें देने के फेवर में तो नहीं होंगे कांग्रेस को। अब वो सीटों का खेल होगा, उसमें क्या होगा, अलायंस नहीं होगा। मायावती को तो ठीक कहा शरद जी ने, वो अब कहीं है ही नहीं है। वो हो सकता है कि मायावती जी के लिस्ट भी बीजेपी के कार्यालय से बन के आ जाए कि इनको आप टिकट दीजिए। ये भी बहुत मुमकिन है, क्योंकि देखिए बीजेपी चुनाव जीतने के लिए हर काम करती है। जैसे अभी आजमगढ़ का जो परिणाम आया, तो उसमें बीएसपी की वजह से तो मैं नहीं मानता कि खाली हार गई। हालांकि बीएसपी को वोट बहुत मिला है, वो अखिलेश की अपनी लापरवाही से भी वो सीट ली उसकी, लेकिन वोट तो मिला बीएसपी को, 2,80,000 के लगभग वोट मिला उसको। तो बीजेपी पूरी तरह से मायावती को बैक करेगी उनके टिकट के उसमें डिक्लेरेशन। तो सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्षी एकता की जो एक सिल्वर लाइन है, वो मैं मानता हूं आनंद भाई और शरद भाई कि ये नीतीश कुमार ही है। और एक और चीज देखिए, मीडिया एक बहुत जबरदस्त बहस चला रहा है, जिसको हम गोदी मीडिया भी कह सकते हैं, कि विपक्ष में चेहरा कौन। विपक्ष में तो अभी सुरफुटेबल हो गया। कल अभी चैनल पे आ रहा था कि देखिए नीतीश कुमार ने कह दिया कि हम जब आएंगे तो विशेष राज्य का दर्जा, प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने अपना कार्ड चल दिया। हकीकत यह है कि किसी विपक्ष के नेता ने नहीं कहा कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। अब मन में चाहे जिसके जो हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रामलीला मैदान की रैली थी, उसमें राहुल गांधी के भाषण का आखिरी चीज समझिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अब कांग्रेस और विपक्षी मिल के जो है ये बीजेपी का सामना करेंगे। तो कोई ये नहीं कह रहा है कि प्रधानमंत्री के हम उम्मीदवार हैं। ये मीडिया चला रहा है कि कौन होगा, उनके मन में लड्डू फूट रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है कि इनके में बड़ी सिर फुटबॉल है प्रधानमंत्री को लेके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो क्षेत्रीय छत्रप भी हैं, जो मेरा अपना कॉमन सेंस कहता है कि उनको भी ये गलतफहमी होगी कि हम प्रधानमंत्री हो जाएंगे। आज सबका है कि नहीं, उसमें किसी को ये गलतफहमी, मुझे लगता है कोई इतना तो बेवकूफ नहीं है कि वो कोई 18 सीट लेके प्रधानमंत्री के ख्वाब देखे, कोई 20 सीट लेके। हाँ, उसमें ममता बनर्जी की सीटें सबसे ज्यादा हो सकती हैं विरोध में, हो सकता है वो 35-40 पा जाए। वो ये दावा कर रही है कि बीजेपी को एक भी सीट नहीं जीतने देंगे। मुझसे ललितेश्वरपति जी कुछ दिन पहले कह रहे थे, आनंद भाई, मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का ये कहना है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरे डेली अंडर अटैक है, और मैं इसलिए अभी उतना मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि अपने यहाँ भी उनकी स्थिति वो हो गई है, रोज छापे हो रहे हैं ईडी के, ये वो। लेकिन मैं बंगाल में उनको सीट एक भी नहीं जीतने दूंगी। ये वो, उसके लिए वो काम भी कर रही है, बहुत जबरदस्त काम कर रही है। तो ये कहना अभी, ठीक कहा शरद भाई ने, कि अभी ये डिटरमाइन कराना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक कॉमन कंसेंसस है कि बीजेपी को 24 में नहीं आने देना है। विजय कृष्ण भाई साहब, जो यही बात जो वो है कि जो आम आदमी पार्टी है, इनको भी तो कहीं ना कहीं अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टैंड अभी बहुत साफ नहीं हो रहा है। विजय भाई साहब। आनंद भाई, मैं बताऊं, मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी, देखिए वो बाहर ये कोशिश करेगी कि बीजेपी के साथ दिखाई न दे, लेकिन वो पूरी तरह से अंदर से बीजेपी के साथ है। और अब गुजरात का आपने खुद ही पिछले उसमें प्रोग्राम में आपने खुद ही बताया था कि कहाँ कहाँ वो कैंडिडेचर पहले से वो कर रहे हैं। तो वो कहना कि वो, और विपक्षी एकता में मैं मान के चलता हूँ कि वो फॉर्मेलिटी भले हो कि अरविंद केजरीवाल को भी मोर्चे में लाया जाए, वो रहे या न रहे मोर्चे में, उससे बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो दिल्ली और अभी थोड़ा बहुत गुजरात और पंजाब में, आप कह लीजिए पंजाब में भी लोकसभा के इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल बहुत प्रभावी होंगे, अभी मुझे ऐसा लगता नहीं है। लेकिन वो कांग्रेस के साथ उनका अलायंस नहीं हो पाएगा।
और देखिए वो तो आपने ठीक कहा कि वो तो पैदाइशी जिस आंदोलन की है, उस आंदोलन में तो आरएसएस और अरविंद केजरीवाल का जो जो संस्था थी उनका दोनों मिलके ही वो आंदोलन चला रहे थे अन्ना हजारे के नेतृत्व में। तो वो तो कांग्रेस के साथ मुझे नहीं लगता कि वो कहीं आ पाएंगे, और दिल्ली में वो कांग्रेस के साथ क्या एलाइज करेंगे। वो तो एक परिस्थिति जन्य था, उनकी सीटें कम आ गई थी उस समय, मजबूरी में उन्होंने किया था। लेकिन वो चुनाव के पहले बीजेपी के साथ दिखने की कोशिश नहीं करेंगे कि हम उनके साथ हैं, क्योंकि जो उनका वोट बैंक दिल्ली से लेके और जगह जिसको वो एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, माइनॉरिटी का चाहे जो भी है, तो वो बीजेपी के साथ दिखने की कोशिश करेंगे कि हम ना दिखाई पड़े। लेकिन हकीकत ये है कि वो बहुत शूर आदमी है, वो कांग्रेस के साथ मुझे नहीं लगता कि कहीं उनका अलायंस हो पाएगा। मैं विजय कृष्ण भाई साहब आपसे क्लोजिंग स्टेटमेंट एक ले लूं। एक हमारे ओम प्रकाश जी, एक हमारे श्रोता हैं, वो पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकता कैसे हो। सपा, बसपा, रालोद, कांग्रेस और छोटे छोटे दल भी हैं, वो सभी कहते हैं कि सम्मानजनक सीटें चाहिए। दूसरी तरफ भाजपा के वोट एक जगह। मुझे ऐसा लगता है कि वो मॉडल तो पटना ने मतलब बिहार ने दिखाई दिया है कि कैसे विपक्ष के उन्होंने मतलब सीपीआई एमएल से लेके और जेडीयू तक को सबको एक मॉडल में वो है। विजय कृष्ण भाई साहब, आज आपको क्या लगता है जो शिवाजी राय साहब कह रहे हैं कि जैसे किसान आंदोलन के समय इस देश के जो भी जिनको लगता था कि कुछ बदलाव की जरूरत है, उस तरह के सारे संगठन को इस समय लामबंद हो जाना चाहिए विपक्ष के साथ और लार्जर विपक्ष के साथ? नहीं, मैं राज साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूं। और उन्होंने जिस तरह इशारा किया कि देखिए कारपोरेट के दुश्मन कांग्रेस है, और कारपोरेट ही इनकी भी फंडिंग करता है, आप पार्टी की भी, और बीजेपी का तो खैर रोल है, उसमें तो कोई बहस ही नहीं है। और कारपोरेट के लिए सबसे बड़ा संकट कांग्रेस है। और ठीक कहा उन्होंने कि जो लैंड एक्विजिशन बिल था, जिस तरीके जो कांग्रेस यूपीए 1 में लाई थी, उसके बाद ही कारपोरेट के अंदर एक बेचैनी शुरू हुई, क्योंकि अब कहीं पे कारपोरेट किसी किसान की जो औने पौने दाम में जमीन खरीदता था तो उसकी वजह से सबसे बड़ी बाधा हुई। तो कारपोरेट अपने रास्ते में किसी भी तरह की बाधा को कैसे टॉलरेट कर सकता है। लेकिन अब सवाल ये कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो उसको राजनीतिक सत्ता के माध्यम से ही कर सकता है। तो राजनीतिक सत्ता उसके इशारे पर चले, उसकी हो, इसके लिए वो सारी कवायद करता है, और उसमें उसको वो दोनों पार्टियां सूट करती हैं। और अरविंद केजरीवाल तो और ज्यादा मुझे लगता है कि अब सूट करते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के इधर कई स्टेटमेंट देख लीजिए आप, मतलब कहीं भी वो बिल्किस बानो हो चाहे कोई मामला हो, कहीं उनका कोई प्रतिक्रिया आई नहीं उस पर। और जो आपने विपक्षी एकता की बात की आनंद भाई, तो एक चीज हम लोग कभी उसको ओवरलुक कर जाते हैं या क्या है कि आप एक चीज देखिए कि जब ये राहुल गांधी की जो यात्रा शुरू हुई, तो मेरे मन में भी कई बार ये बात आई कि राहुल गांधी कलकत्ता से भी दिल्ली की यात्रा कर सकते थे। भाई कन्याकुमारी से कश्मीर ही उन्होंने क्यों चुना? वो कलकत्ता से दिल्ली भी आ सकते थे, जहां कांग्रेस की जमीन बहुत कमजोर है। लेकिन मुझे लगता है कि उसके पीछे कहीं ना कहीं ये सोच है कि जो यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अभी कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है, तो जो राहुल गांधी सोनिया जी ये सोचते होंगे कि अभी इन क्षेत्रीय पार्टियों के साथ हम अलायंस करके लड़ें, और जहां हमारी जमीन मजबूत है केरल से लेके उधर, हम वहां पर अपने को स्ट्रेंथन करें और दोनों मिल के पहले 2024 में मोदी का मुकाबला करें। मुझे लगता है कि ये अंडरस्टैंडिंग कहीं न कहीं ये क्लियर है, और यही विपक्षी एकता के लिए एक शुभ संकेत है। और ठीक कहा वो सिंह साहब ने कि ममता जी तो पिछले एक बार इलेक्शन में कांग्रेस के साथ अलायंस भी की थी, जो विधानसभा का इलेक्शन था उसमें उन्होंने अलायंस किया भी है, और लोकसभा इलेक्शन में हो सकता है कि कुछ बात बने, क्योंकि अब इस समय तो उनके मेन अपोनेंट मोदी जी हैं, वहां कांग्रेस तो अपोनेंट रह नहीं गई। तो कहीं ना कहीं वो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए एक चीज और है, जो अभी शरद भाई चले गए कि ईडी और सीबीआई का डर है, तो हो सकता है कि बहुत लोग कुछ खुल के इस मामले में बोले भी नहीं, वो भी एक बहुत श्रूड तरीके से, बहुत स्ट्रेटेजिकली कुछ अपनी बात करें, और ये परसेप्शन भी बनाए रखें कि नहीं नहीं हमारा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, हमारी कोई एकता नहीं, जिससे बीजेपी भी मुंह डालते भी रहे। क्योंकि अगर सब कुछ अभी कार्ड ओपन कर दिए तब तो फिर वो बात सही है कि ईडी सीबीआई फिर चारों तरफ बड़ी तेजी से काम करेगी, जो कि बंगाल में कर रही तो फिर बिहार में भी आएगी।